हमारे बीच में एसीपी भजनपुरा श्री डीके शर्मा साहब बैठे, मैं उनको मंच तक बुलाना चाहता हूं। कोई पुलिस अधिकारी ऐसा कभी देखा आपने जो बाजार में चले और लोग पांव छूने लग जाएं? सर, पुलिस अधिकारी और पांव छूने लग जाएं, ये वो हमारे सर हैं। जब मोहल्ले में निकलते हैं तो लोग साष्टांग करने लग जाते हैं, इसलिए कि पंडित हैं, इसलिए नहीं। ब्राउन, हाँ, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? मैं युगल बोल रहा हूं जी। मैं इनसे 7-8 दिन पहले ही मिला। मेरे किसी मित्र ने इनसे मेरे को मिलवाया, तो ये मेरे साथ मेरी गाड़ी में आके बैठ गए। इन्होंने कहा चलना है जी करोल बाग की तरफ। हम करोल बाग की तरफ चल दिए। वहां पर गाड़ी रोकी, इन्होंने मुझे कहा यार मैं उस बाजार में नहीं जाना चाहता, 150-200 लोग मुझे पकड़ लेंगे। तो मैंने मन ही मन में कहा यार सभी ऐसा कहते हैं, भाई सब भी ऐसे ही कह रहे हैं। मुझे देखो जो बात है। हम किसी के घर गए, वहां खाना खाया। खाना खाने के बाद इन्होंने हम उस तरफ चल दिए। और जिंदगी में मेरी 49 साल उम्र हो गई, एक्सपीरियंस 35-36 साल का समझ लीजिए। मैंने नहीं देखा सर कम से कम 150-200 आदमियों ने इनके पांव छुए, जबकि ना उस एरिया का रहना है ना उसमें है जी। सर अब इन सर को मैंने वो सर को यही कहा, मैं कहा जी आपने पुलिस के बारे में मेरी भी थ्योरी बदल दी जी। आज जो भी चीज है जी, हम पुलिस का मतलब समझते थे कि थाने में कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या है। और वो लोग कम से कम 60 लोग हमें हमारी 1 घंटे बाद तक हमारे साथ रहे, इनको इनकी गाड़ी तक छोड़ने आए। मैं सल्यूट सर, मेरे तो देख के ही मेरा ये प्रोग्राम था। मैंने सर को कहा, राजेश जी को, कि प्लीज सर इन जैसे लोगों का जरूर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये किसी चीज की थ्योरी को चेंज करने में बहुत बड़ा मैं इनको समझता हूं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे पुलिस अधिकारी कहां मिलते हैं? ये पुलिस अधिकारी नहीं, संत हैं। और संत और पुलिस वाला दोनों रूप एक साथ मिल जाए तो कहना ही क्या। तालियों से अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। हाँ, आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक पुस्तक आपको दे रहे हैं साहब। हाँ, छोटे मुंह बड़ी बात ऐसी सभा में जहां ऐसे ऐसे ज्ञाता विद्वान और बजरंग जी जैसे आदरणीय सम्मानित व्यक्ति बैठे, और आपने पहले ही कहा कि बहुत कम समय है तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सिर्फ कश्मीर पे आपने इतनी बात की, कश्मीर का एक अपना अनुभव आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले कश्मीर में मैं 1972 में गया था, तब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था। उसके बाद 1986 में मुझे मौका मिला, तब मैं पुलिस सेवा में आ गया था और मैं करीब 2 महीना कश्मीर में, आपने बताया बारामुल्ला में ही रहा था। बारामुल्ला में एक छोटा सा टाउन है, ख्वाजा बाग बोलते हैं, ख्वाजा बाग में रहा था। थोड़ा सा समझ लूँगा प्लीज़। मैं वहाँ एक डॉक्टर एमएल मोजा थे, वहाँ के बड़े सम्मानित डॉक्टर थे, बड़े अच्छे डॉक्टर थे। उनके घर में एक कमरा किराए पे लिया और मेरी नई नई शादी हुई थी। मैंने सोचा था शादी के बाद पत्नी को ले जाऊँगा, लेकिन पत्नी ने एमए में एडमिशन लिया तो मैंने उसमें वो नहीं किया कि चलो रेगुलर पढ़ रही, कोई बात नहीं। मैं अकेला चला गया, दिल्ली आया था कमरा लेके कि जाके, क्योंकि मुझे पुलिस लाइन में नहीं रहना था तो कमरे में रहना था, पत्नी के लिए वजह से कमरा किराए पे लिया था। यहाँ आया तो डॉक्टर साहब की पत्नी, उनके बच्चों के लिए मैं छोटा सा कुछ साड़ी और कुछ कपड़े ले गया। जब गया तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपका कमरा खाली करूँगा, मुझे तो पुलिस लाइन के कमरे में रहना है, क्योंकि मैं अब अपनी पत्नी को नहीं लेके आ रहा हूँ, उन्होंने तो एडमिशन ले लिया है। तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, हम आपको खाली नहीं करने देंगे, आपको यहीं रहना होगा हमारे साथ। और आप यकीन करना कि मुझे उन्होंने परिवार की तरह रखा, डॉक्टर एमएल मोजा ने। और इत्तेफाक से जब मैं वहाँ रहा तो जन्माष्टमी का पर्व था। जन्माष्टमी पे वहाँ मंदिर एक सजा था, लेकिन वो माइक नहीं लगा रहे थे। और मैंने कहा भाई माइक क्यों नहीं लगा रहे हो? कि नहीं, माइक लगाएंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगी। आप यकीन कीजिए, मैं भी बड़े यकीन से कह रहा हूँ और दावे से कह रहा हूँ कि मैंने उनका माइक लगवाया। आप माइक लगाओ, कोई बात नहीं, देखेंगे। उनको हिम्मत बढ़ाई, बड़ी मुश्किल से बहुत ही प्रयास किया, लेकिन खैर चलो लगाया, सजावट भी की, जन्माष्टमी मनाई वहाँ पर। और मैं डॉक्टर एमएल मोजा के घर 2 महीने करीब रहा, मैं वापस आ गया दिल्ली। उसके बाद जब ये 90 वाला मामला हुआ, ये मैं 86 की आपको बात बता रहा हूँ, मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत कश्मीरियों से पूछा डॉक्टर एमएल मोजा कहाँ है, दिल्ली में आ गए हूँ विस्थापित होकर के, तो मैं उनकी कुछ मदद करूँ। मुझे नहीं पता चल पाया उनके बारे में। कई जगह से, जम्मू से भी पता करने का प्रयास किया, नहीं पता चला। तो वो कश्मीर की हालत मैंने 1986 में देखी है कि उस वक़्त क्या कंडीशन थी उन लोगों की। वाकई में वो उस वक़्त भी अपने घरों के अंदर ही रहते थे,
घरों से बाहर ना उत्सव मना सकते थे, ना मंदिरों में उत्सव को सामूहिक रूप से मना सकते थे। तो आज जो ये संभव हुआ, मतलब इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, फिर कहूँगा छोटे मुंह बड़ी बात। मतलब समझ लो कि ये तो असंख्य असंख्य भारतीयों की एक ऐसी इच्छा पूरी हुई जो शायद हर दिल में होगी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, हर के दिल में होगी ये बात। वो कहते ना होंगे लेकिन दिल में सबके होगी। तो आपने अभी यहाँ मुझे बुला लिया, पता नहीं किस संयोग से आपसे भेंट हुई, और इतना बड़ा आप सब लोगों के बीच में आपने बुला के मुझे सम्मानित किया, आपका बहुत बहुत आभार है। बहुत और सर ने तो जो पवन जी ने जो वक्तव्य दिया, ये तो वास्तव में एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। मैंने तो बहुत ध्यान से हर शब्द को, हर बात को, इनकी जो भी कथन इन्होंने किया बड़े ध्यान से सुना है, और अब मैं आपको वायदा करता हूँ कि मैं इतिहास पढ़ूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। मैं दिल की बात शेयर करूं, मैं माननीय बजरंग लाल जी के पास कश्मीर उत्सव का प्लान लेके गया था। तो बोले राजेश अभी बहुत जल्दी है, थोड़ा रुको, कश्मीर उत्सव मनाएंगे। और विजय उत्सव क्या होता है? कश्मीर तो हमारा था, विजय किस बात की हुई है मुझे बताओ? कश्मीर हमारे बाप दादा का, उसमें विजय की बात कहां से आ गई? तो उन्होंने दृष्टि दी, तो यहीं से उनके यहीं पर उनके ड्राइंग रूम में बैठ के तिरंगा वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में आया। लेकिन अभी कश्मीर मेरे भीतर है। विजय उत्सव और 6 महीने बाद करेंगे जरूर, ये पक्की बात है। मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। भाई गजेंद्र सोलंकी यहां पर बैठे हैं, आज का दूसरा सत्र है। हरा सत्र था तो श्वेत, लेकिन उसको हमको आज चेंज करना पड़ रहा है। हम पहले जा रहे हैं झंडे के हरे रंग में, वहां बात होगी पर्यावरण की, वहां बात होगी प्रकृति की, वहां बात होगी नेचर की। और उसके लिए गजेंद्र सोलंकी जी से बड़ा मेरे पास कोई नाम नहीं है। गजेंद्र सोलंकी जी मंच पर आ जाए, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। गजेंद्र जी माइक पर आ चुके हैं, अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। परम श्रद्धेय बजरंगलाल गुप्त जी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। हमारे परम प्रिय पवन सिन्हा जी का उद्बोधन, मार्गदर्शन, ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी विषयों को लेकर उन्होंने बहुत ही सारगर्भित मार्गदर्शन वक्तव्य दिया है। यहाँ पर उपस्थित राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत सभी व्यक्तित्व सभी का अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं भाई राजेश चेतन जी का कि आपके बीच में मुझे आमंत्रित किया है। विषय बहुत विस्तृत हुआ है और मैं अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन जो इतिहास की जानकारी हमारे पवन सिन्हा जी ने दी है उसमें जो सुनते हुए चले आ रहे हैं 40,000 साल की सभ्यता संस्कृति का एक कालखंड, हर किसी का, हमारे जीवन का भी कालखंड होता है और किसी राष्ट्र का भी कोई कालखंड होता है, लेकिन जो वैचारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो प्रवाह है उसका कालखंड अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो लगभग 40,000 साल से भी पीछे जाता है। और वर्तमान में जो भी परिस्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि विचारधाराएं निर्धारित करती हैं, हालांकि वो विषय जो है हरा सत्र है और मुझे उसके बारे में ही बोलना है, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज्यादा उद्वेलित हूं, प्रभावित हूं और कहीं ना कहीं वो वैचारिक तरंगें मेरे अंदर से उठ रही हैं। मैं वहीं से बात शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि कश्मीर जो है प्रकृति का एक वरदान है जिसको स्वर्ग कहा जाता है और उसको सैकड़ों वर्षों में या हजारों वर्षों में कहा गया है, हजारों वर्षों से संरक्षित करते हुए संघर्ष रहे, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी 20, 25, 30 वर्षों में, वो कहीं ना कहीं खूनी जो परिस्थितियां थी उसने उस छिन्न भिन्न करके रख दिया उस सनातन सांस्कृतिक धारा को या वैचारिक धारा को, और उसको वैसे पांथिक जो है रिलीजियस इंपेरियलिज्म कहा आपने, पांथिक साम्राज्यवाद कहा, लेकिन उसको सीधे सीधे भी कहा जाए तो उसको कहीं ना कहीं इस्लामिक इन्वेजन के साथ साथ अरेबिक इंपेरियलिज्म कहा जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। दैट इज अरेबिक इंपेरियलिज्म, वो साम्राज्यवाद है और वो निश्चित रूप से बहुत भयानक है, ना केवल भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए, और उसके लिए सजग हो रहे हैं बहुत सारे राष्ट्र,
जिसमें कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, जापान अपने यहां एंट्री तक नहीं देता है, उस तरीके से कोई कुरान शरीफ नहीं रख सकता है। और कहीं आप जानते हैं फ्रांस में क्या स्थिति है, इंग्लैंड में तो आप बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हो गए हैं। तो हमें उस विचारधारा को समझने की जरूरत है। जैसा कहा कि सूफीज्म जो है, सूफीज्म लगता है कि बहुत अच्छा है क्योंकि वो हमारे आध्यात्मिक जो हमारा चिंतन है हमारी भारतीय संस्कृति का, उससे मिलता जुलता है, तो इसलिए हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उसके पीछे की जो मानसिकता है वो वहाबिज्म की ही मानसिकता है। उस मानसिकता को समझने की आवश्यकता है बहुत कुछ। और वे प्रकृतिवादी भी नहीं है, हमारी संस्कृति प्रकृतिवादी संस्कृति है। और प्रकृतिवादी संस्कृति होने से क्या है कि जो प्रकृति के नजदीक होता है, प्रकृति को समझता जानता है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक सद्भावना होती है, समर्पण होता है। हमारे पूर्वज कितने विशाल हृदय रहे होंगे, वो प्रकृति के सानिध्य में रहे। हमारी संस्कृति जो है नदियों की, ऋतुओं की और कहीं ना कहीं कविताओं की संस्कृति है। उस कविताओं की संस्कृति को हम संरक्षित करते रहे। कोई नहीं, एक आध ताली से कुछ नहीं होता। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि भारत को बचाना है तो भारत तभी तक भारत है जब तक भारत की संस्कृति जिंदा है, वो मूल्य जिंदा है। और अयम निजह परोवेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, हमारे ऋषि मुनियों ने विशाल चिंतन दिया, पूरे विश्व को अपना माना। वो जानते थे कि पृथ्वी के अलग शायद ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह नहीं होगा जहां की जीवन इस प्रकार से पल्लवित पुष्पित होकर कहीं ना कहीं भाषा, संस्कृति, ये सब कुछ उसमें भी भारतीय ये जो आर्यवर्त जिसको कहा जाता है, कैस्पियन सागर से लेके ईरान, इराक, कहीं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वर्तमान में जो भौगोलिक खंड बन गए, भौगोलिक रूप से बट गया। और इधर चले जाइएगा, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, बृहत्तर भारत जिसको कहा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के शौर्य पराक्रम और कहीं उस संवेदना के साथ साथ एक ऐसा उनका चिंतन, विराट चिंतन था कि उन्होंने यहां पर एक छत्र साम्राज्य किया जिसके अवशेष अभी तक दिखाई देते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो अवशेष दिखाई देते हैं, वो बताते हैं उनका गौरव क्या था, उनका शौर्य पराक्रम क्या था। लेकिन महाभारत के अनुशासन पर्व का जो कथ्य है, जो कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव चे, ये मैंने कुछ यूं कहा कि वीर भोगते हैं वसुधा के वैभवों को सदा, शक्तिहीन दीनहीन जीवन बिताते हैं। ये तो भला हो कि 95 वर्ष की साधना से पुनर्जागरण हो गया राष्ट्रीय चेतना का, और कहीं भारत जो है महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। ये उसी का परिणाम है जो आप देख रहे हैं कि कश्मीर में 370 और ये 35 से हटाना, ये उसका एक अंश मात्र है। अभी आगे बहुत आगे जाना है कि वीर भोगते हैं वसुधा के वैभवों को सदा, शक्तिहीन दीनहीन जीवन बिताते हैं। और शस्त्र का संधान शक्ति का सदा रहा विधान, पृष्ठ इतिहास वाले यही बतलाते हैं। दानव दलन हेतु शस्त्र देवियों ने धारे, देवताओं के भी कर शस्त्र ही सुहाते हैं। और आ गया समय तो शाम छोड़ अश्व की लगाम, युद्ध हेतु ललकार चक्र भी उठाते हैं, युद्ध हेतु ललकार चक्र भी उठाते हैं। तो ये चक्र धारण करने का समय है। पर्यावरण का विषय है, राजेश जी बार बार कह रहे हैं, लेकिन एक छंद में जरूर सुनाना चाहूंगा कि कश्मीर विषय बीच में आ गया है। एक दो छंद मैंने लिखे थे पर्यावरण की तरफ जाते हुए कि तक्षकों के वंश को मिटाने हेतु किया यज्ञ राजा जन्मेजय का वो ताप याद आ गया। और शर का संधान श्री राम जी ने किया जब सागर भी करता विलाप याद आ गया। तो शांति के प्रयास श्री कृष्ण के हुए विफल, कौरव सभा में दिया शाप याद आ गया। और दिल्ली के सिंहासन ने भ्रकुटी जो टेढ़ी की तो 70 सालों का सारा पाप याद आ गया जी। भारत के गद्दारों को बाप याद आ गया। एक संविधान और एक ही प्रधान होगा, एक ही निशान की निशानी जिंदाबाद हो। एक संविधान और एक ही प्रधान होगा, एक ही निशान की निशानी जिंदाबाद हो। और 370 अनुच्छेद का कलंक हटा, 370 वाली धारा का कलंक हटा, राष्ट्र चेतना की ये रवानी जिंदाबाद हो। तो डॉक्टर मुखर्जी ने दिया बलिदान, जहां कश्मीर घाटी की कहानी जिंदाबाद हो। और घाटी में जो साजिशों के तार किए तार तार, केंद्र सरकार स्वाभिमानी जिंदाबाद हो जी। मोदी सरकार, गीत और भी हैं लेकिन जो बात कही गई है पर्यावरण के विषय में, क्योंकि मैं मूलतः प्रकृतिवादी ही हूं। धर्म संस्कृति का जो मेरा अपना समर्पण है या जो मेरी निष्ठा है, मेरा जो प्रेम है, वो उसके साथ साथ ही चलता है। और उसके लिए मैंने आदरणीय एक
प्रयास भी शुरू किया नटरंग रंगोत्सव के रूप में, क्योंकि हमारे देश में 2 त्योहार ऐसे हैं जो कि प्रकृति से सीधे जुड़े हुए हैं, जिसका नाम एक तो शरद पूर्णिमा, एक बसंत पंचमी। हालांकि सारे त्योहार ऋतुओं के साथ ही मनाए जाते हैं, लेकिन जो नाम के साथ में जुड़े हुए हैं वो शरद पूर्णिमा है और बसंत पंचमी है। तो विषय क्या है कि हमारा जो शरीर है, हम क्या हैं, वो निश्चित रूप से हम ये सभी जानते हैं कि प्रकृति से ही जुड़ा है। पंचमहाभूत जो प्रदूषित होते चले जा रहे हैं, उस प्रदूषण के कारण ये सारी समस्याएं आ रही हैं। 4 तत्व प्रदूषित पूरी तरह से हो चुके हैं, जिसमें से आप जानते हैं पृथ्वी तत्व प्रदूषित है, जल तत्व प्रदूषित है, वायु तत्व प्रदूषित है, और कहीं आकाश तत्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे अंदर से गुजर रही हैं लगातार लाखों करोड़ों, और अग्नि तत्व प्रदूषित क्योंकि सीधे सीधे नहीं हो सकता है, इसलिए वो बचे हुए हैं, क्योंकि जो संपर्क में आता है उसको भस्म कर देती है वो। तो मैंने कुछ लिखा था प्रकृति के ऊपर, उसको मैं कहना चाहता हूं कि कर ध्यान सृष्टि का जीव श्रेष्ठ, अपने कर से ना कर विनाश। वो जो प्रगति जिसको हम कह रहे हैं, वो प्रगति है या विनाश है, विकास है या विनाश है, इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है कि कर ध्यान सृष्टि का जीव श्रेष्ठ, अपने कर से ना कर विनाश, अब भी ना संभले हम मानव, हो जाएगा अस्तित्व नाश। जिससे है यह अस्तित्व तेरा पद दलित, उसे ना कर प्राणी, तपती इस ऊसर वसुधा पर फिर गूंजेगी किसकी वाणी। जो जीवन हमें मिला उसके ये वृक्ष ही जीवन दाता है, सच पूछो तो हर प्राणी के ये वृक्ष पिता और माता है। सच पूछो तो हर प्राणी के ये वृक्ष पिता और माता है। कर रहा जिसे तू नष्ट कर रहे जिसे हम नष्ट भ्रष्ट, उसका प्रतिशोध भयानक है। ना बने ये रेगिस्तान इसे यह तेरा ही घर आंगन है, ना बना तू रेगिस्तान इसे यह तेरा ही घर आंगन है। और अपनों के सुख के लिए आज जो महल बनाता है मानव, विकास हो रहा है, एनसीआर हमारे 25-30 साल में कितना विस्तृत 6-7-8 गुना बढ़ गया, लेकिन वो संसाधन कहां से आएंगे? जल, प्रदूषित जल मिलता है, प्रदूषित हवा मिलती है, क्योंकि पर्यावरण के ऊपर कितना ज्यादा भारी दबाव है जनसंख्या वृद्धि का। तब मैंने कहा कि कर रहा जिसे तू नष्ट भ्रष्ट, उसका प्रतिशोध भयानक है। ना बना तू रेगिस्तान इसे है तेरा ही घर आंगन है। और अपनों के सुख के लिए आज जो महल बनाता है मानव, ना भूले उसका मूल्य वही खा जाएगा बनकर दानव। ना भूले उसका मूल्य वही खा जाएगा बनकर दानव। और अब रोक बाढ़ जनसंख्या की, वरदान को ना अभिशाप बना, बढ़ते इस घोर प्रदूषण से होगा तेरा दूभर जीना। ये भूमिका में कुछ बात कही मैंने, एक छोटा सा गीत पढ़ता हूं कि नाम में छंदों का सौदागर, ना ही गीतों का व्यापारी। कि नाम में छंदों का सौदागर, ना ही गीतों का व्यापारी। हृदय वेद ना सुना रहा हूं, मानवता का एक पुजारी। आदरणीय भूमिका में इस गीत की बता देना चाहता हूं। 5 जनवरी की एक प्रतियोगिता हुई थी लगभग 20 वर्ष पहले। उस प्रतियोगिता में यह था कि कवियों की वाणी मौन हो गई है, कुछ ऐसा लिखा था। एक चुनौतीपूर्ण प्रतियोगिता थी जिसमें 850 प्रविष्टियां आई थी, और उन प्रविष्टियों में इस गीत को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था 5 जनवरी की प्रतियोगिता में। इसलिए यहां पढ़ना मुझे सार्थक भी लगता है कि नाम में छंदों का सौदागर, ना ही गीतों का व्यापारी। और सावन प्यासा, भादो प्यासा, यौवन का पनघट प्यासा है। आशा प्यासी, सपने प्यासे, जीवन का मधुबन प्यासा है। ये इसलिए भी पढ़ रहा हूं कि हो सकता है संदेश वहां तक पहुंच जाए और कॉमन सिविल कोड जो है जनसंख्या नियंत्रण का कुछ उपक्रम शुरू हो सरकार की तरफ से कि सावन प्यासा, भादो प्यासा, यौवन का पनघट प्यासा है। आशा प्यासी, सपने प्यासे, जीवन का मधुबन प्यासा है। और जनसंख्या का दानव बनकर भस्मासुर बढ़ता जाता है। निगल रहा वन गांव जलाशय, माटी का कण कण प्यासा है। निगल रहा वन गांव जलाशय, माटी का कण कण प्यासा है। तो इस माटी की प्यास बुझाओ बनकर कलयुग के अवतारी। हृदय वेदना सुना रहा हूं, मानवता का एक पुजारी। हृदय वेदना सुना रहा हूं, भारत मां का एक पुजारी। और रोती गंगा जमुना सरयू ब्रह्मपुत्र कावेरी रोती। मैं नदियों का मानवीकरण किया है क्योंकि जिन नदियों के किनारे बैठकर ऋषि मुनि साधु सन्यासियों ने पूरी संस्कृति का प्रवाह यहां तक पहुंचा है, वो नदियां आज क्या हो गई है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कुछ यूं कहना चाहता हूं कि रोती गंगा जमुना सरयू ब्रह्मपुत्र कावेरी रोती रोती सतलुज व्यास घाघरा झेलम कृष्णा रावी रोती रोती सतलुज व्यास घाघरा झेलम कृष्णा रावी रोती। और फैल रहा विश्व अंग अंग में पर पी पी कर बहती जाती। सागर की उत्तर
उत्ताल तरंगे पटक पटक सर तट पर रोती, सागर की उत्ताल तरंगे पटक पटक सर तट पर रोती। और हुए विषैले जल थल अंबर, हुए विषैले जल थल अंबर, महाप्रलय की है तैयारी। हृदय वेदना सुना रहा हूं मानवता का एक पुजारी, हृदय वेदना सुना रहा हूं भारत मां का एक पुजारी। एक अंतरा और इसमें आ जाता है कि बाट बाट जगती का आंचल, हमने कितने देश बनाए, पर्वत घाटी जंगल बांटे देश और परदेश बनाए। और बारूदी सीमाएं बनाई कोमल आंचल पर, धरती के तोप मिसाइल परमाणु बम प्रलय के संदेश बनाए। और अगली पंक्ति आपके दिल तक पहुंचे तो हाथ खुले, प्रलय के संदेश बनाए। और सीखे नहीं धरा पे रहना, चांद पे रहने की तैयारी। हृदय वेदना सुना रहा हूं भारत मां का एक पुजारी, हृदय वेदना सुना रहा हूं मानवता का एक पुजारी। इनका समाधान क्या है? अंतिम बंद कहता हूं, समाधान क्या हो सकता है? जागृति। समर पर राजेश जी कार्यक्रम कर रहे हैं, एक जागृति। हमारे आदरणीय पवन सिन्हा जी ने बहुत कुछ उद्बोधन दिया, हमारे श्रद्धे बजरंगलाल गुप्त जी भी बहुत कुछ कहेंगे, और बहुत से अलग अलग से हमको संदेश मिल जाते हैं, लेकिन हम क्रियान्वित नहीं कर पाते उन भावनाओं को, उन विचारों को, क्योंकि क्रियान्वयन करना बहुत जरूरी है। तब मैं कहता हूं कि ओ वीरों के वंशज जागो, जागो पौरुष के अवतारों, कोटि कोटि शिव शंकर जागो, जागो शोणित के अंगारों, कोटि कोटि शिव शंकर जागो, जागो शोणित के अंगारों। और करो प्रकाशित दसों दिशाएं, बनकर तुम नवयुग के दिनकर, क्रांति वीर प्रियंकर जागो, जागो नव नूतन उजियारो। और बेला है यह बलिदानों की, कर दो दूर निशा अंधियारी। आशाओं के दीप जलाता भारत मां का एक पुजारी, आशाओं के दीप जलाता भारत मां का एक पुजारी। ना मैं छंदों का सौदागर, ना ही गीतों का व्यापारी, आशाओं के दीप जलाता भारत मां का एक पुजारी, आशाओं के दीप जलाता भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तिरंगा है, ये तिरंगा इसी तरीके से लहराता रहे, 3 रंगों से सज्जित ये कार्यक्रम है। इस मैंने कहा कि जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है, जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है, भारत के स्वर्णिम सपनों की शान तिरंगा है। और बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, भारत मां का गौरव और सम्मान तिरंगा है, भारत मां का गौरव और सम्मान तिरंगा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समय आ गया है उनको सुनने का जो इस संस्था के आर्किटेक्ट हैं, जिनके वजह से ये सब चल रहा है जगत, उनको बुलाने का। श्रद्धे बजरंगलाल गुप्ता जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं। उन्होंने अनेकों किताबें लिखी हैं, और किताबें नहीं लिखी है, विश्वविद्यालय में पढ़ाया है, और वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर भारत के माननीय क्षेत्रीय संघ चालक का दायित्व आपके कंधों पर है। और मैं चाहता हूं कि वो जब तक मंच तक पहुंचे तब तक ये पूरा हॉल तालियां लगातार बजती रहे। परम आदरणीय बजरंगलाल जी गुप्ता। पर्यावरण का विषय चला है, देश दुनिया में बड़ी चर्चा है इस विषय की, पर मेरे हिसाब से चर्चा अधूरी है। जिस पर्यावरण को आजकल हम पढ़ते पढ़ाते हैं, वो पश्चिम का दिया हुआ पर्यावरण है, और पश्चिम की कोई भी संकल्पना दर्द में से निकलती है, परेशानी में से निकलती है, नकारात्मक भूमिका में से निकलती है। उनकी कोई भी संकल्पना विधायक नहीं होती, मूलभूत नहीं होती। इसलिए मैं केवल थोड़ी सी चर्चा करूंगा। वास्तव में पर्यावरण को समग्रता से चिंतन करना चाहिए और उसका समाधान ढूंढना चाहिए। तो जिस पर्यावरण की चर्चा पश्चिम करता है और आप पर हम सब पढ़ते हैं, उसकी चर्चा में समय नहीं लगाऊंगा। पर्यावरण के संबंध में भारतीय दृष्टि क्या है, और पर्यावरण नष्ट होने के कारण से जो प्रदूषण हो रहा है, उस प्रदूषण की कोई भारतीय चिंतन है क्या, जिसको हिंदू चिंतन कह सकते हैं, भारतीय चिंतन। केवल 5-7-10 मिनट उसी विषय पर बोलूंगा।
पर्यावरण के दो क्लासिफिकेशन हो सकते हैं इस दृष्टि से। एक बाहरी पर्यावरण है जिसकी हम चर्चा करते हैं, परंतु हमारे मनीषियों ने आंतरिक पर्यावरण की बात की है, वो आत्मा का पर्यावरण है। उनका कहना है कि आत्मा दूषित है तो बाहरी पर्यावरण कैसे ठीक हो सकता है। इसलिए जिस पर्यावरण की ज्यादा चर्चा करनी चाहिए वो पर्यावरण हमारा आंतरिक पर्यावरण है और आत्मा का पर्यावरण है। ऐसे प्रदूषण के संबंध में भी चर्चा करते समय हमारे मनीषियों ने गहरा विचार किया है। ये जो बाकी प्रदूषण, नदी का प्रदूषण, मिट्टी का, जल वगैरह, हमारे गजेंद्र शौरिकिन जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से कविता के माध्यम से बता दिया वो, परंतु हमारे मनीषियों ने, हमारे यहां प्रदूषण शब्द नहीं है शास्त्रों में। शास्त्रों में जो शब्द प्रयोग है वो विकृति है, विषम स्थिति है। ये विकृति क्यों आती है और विषम स्थिति क्यों आती है, उसको हमारे यहां पर ये आत्मा का आंतरिक प्रदूषण कहा गया। और उसका मूल कारण है मानसिक और बौद्धिक कुत्साएं हैं, यानी मेंटल डिस्टर्बेंस है। मनुष्य के मन में, मानस में, बुद्धि में जो विकृति आ जाती है उसके कारण से ये स्थिति निर्माण होती है। महर्षि चरक का चरक संहिता यद्यपि आयुर्वेद का ग्रंथ है, पर महर्षि चरक ने इसके संबंध में बहुत विस्तृत चर्चा की है। मैं बहुत विस्तार में तो नहीं जाऊंगा, केवल संकेत करूंगा। महर्षि चरक कहते हैं कि एक पुरुष है और एक लोक पुरुष है। पुरुष तो हम सब हैं, पुरुष यानी इसमें महिला और वो दोनों सम्मिलित है, ये हम सब पुरुष संज्ञा में आते हैं। लोक पुरुष किसको कहा चरक ने? ब्रह्मांड को लोक पुरुष कहा। तो उन्होंने कहा पुरुष और लोक पुरुष ये दोनों ही 6 धातुओं से मिलकर बनते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और अव्यक्त ब्रह्म। क्योंकि हमारे यहां तो सर्वम खलमिदं ब्रह्म ऐसा कहा है ना, और जिसको अव्यक्त ब्रह्म को चेतना भी कहा है, शायद चेतना का नाम इसीलिए लिया होगा है? तो ये विषम स्थिति, विकृति क्यों आती है? चरक लिखते हैं ये जो 6 धातुएं हैं इनका जब अनुपात बिगड़ जाता है, रेशो बिगड़ जाता है, प्रपोर्शंस बिगड़ जाता है, पुरुष और लोक पुरुष ये 6 धातु ठीक प्रपोर्शन में रहेगी, हम सब स्वस्थ रहेंगे और ये ब्रह्मांड भी स्वस्थ रहेगा। पर इनका अनुपात बिगड़ गया तो ये पुरुष रोगग्रस्त हो जाता है अनेक तरह के रोगों से, और ये जो ब्रह्मांड है, लोक पुरुष है, इसके कारण से ये विकृति आ जाती है, विषम स्थिति पैदा हो जाती है। इसका, इस विषम स्थिति का भी आगे उन्होंने कारण बताया है। वो कारण बताया है 3 कारणों से ये विषम स्थिति निर्माण होती है। पहला कारण उन्होंने बताया काल। काल का अर्थ है सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये जो 6 ऋतुएं हैं इसको शास्त्रीय भाषा में काल कहते हैं। दूसरा है अर्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसको शास्त्रीय भाषा में अर्थ कहते हैं। अर्थ का मतलब मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं और भरत जी भी है, वैसा नहीं है शास्त्र की भाषा में। अर्थ इसको कहा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो ज्ञानेंद्रियों के विषय ये इनको कहा। और फिर कर्म कहा। कर्म 3 प्रकार का माना गया है हमारे यहाँ, कायिक, मानसिक, वाचिक, यानी काया के द्वारा किया जाने वाला कर्म, मन के द्वारा किया जाने वाला कर्म और वाणी के द्वारा किया जाने वाला कर्म। तो वो ये कहते हैं कि इन 3 चीजों में, यानी काल में, अर्थ में और कर्म में, या तो अति योग आ जाए या अयोग आ जाए या मिथ्या योग। देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए। महर्षि चरक कहते हैं इन तीनों में
अति योग आ जाए, वर्षा ज्यादा हो जाए तो प्रलय होगी ना, या वर्षा न आए अयोग आ जाए तो अकाल पड़ेगा ना, सर्दी बहुत ज्यादा हो जाए तो नुकसान होगा ना, सर्दी न पड़े अभाव हो जाएगा, अयोग हो जाएगा तो भी नुकसान होगा ना। तो वो ये कहते हैं कि तीनों में ही, काल में, अर्थ में और कर्म में या तो अति योग आ गया है, प्रोपोर्शन में ज्यादा बढ़ गया है, या अयोग है, प्रोपोर्शन बहुत कम हो गया है, या मिथ्या योग है, डिसप्रोपोर्शन आ गया है। तो ये तीनों कारण जो थे, उसके कारण से ये आंतरिक प्रदूषण या विषम स्थिति या विक्रम स्थिति ये ब्रह्मांड में या लोक पुरुष में आती है, ऐसा महर्षि चरक कहते हैं। फिर आगे और वर्णन करते हैं महर्षि चरक। इतना ही नहीं, ये जो आंतरिक प्रदूषण है, आत्मा का प्रदूषण है, मन का प्रदूषण है, ये फिर किन कारणों से होता है उसका और वर्णन करते हुए वो बताते हैं, धी, धृति और स्मृति, इसमें विकार उत्पन्न हो जाए। धी कहते हैं बुद्धि को, अकल को, विवेक को, समझदारी को, जिसको आज की भाषा में टेक्निक, टेक्नोलॉजी, मेथोडोलॉजी कहेंगे, वो धी है हमारे यहाँ, बुद्धि है। और धृति मन की दृढ़ता, मन का संकल्प, उसको धृति कहा, धैर्य उसी में से बना है। और स्मृति, यादाश्त, स्मरण शक्ति, ये तीनों में अगर विकार उत्पन्न हो जाता है तब भी आंतरिक प्रदूषण पैदा होता है। और इन तीनों में विकार उत्पन्न हो जाने को महर्षि चरक कहते हैं प्रज्ञा अपराध। सबसे बड़ा अपराध माना गया है शास्त्रों में। क्या कर रहे हैं, अगर हम इन तीनों में गड़बड़ कर रहे हैं तो प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं, तो इसको ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा अपने यहाँ के शास्त्रों में बहुत वर्णन है। विकृति और विषम स्थिति के विस्तार के कारण से नहीं जाता हूं, सारण है। कारणों और निवारण हमारी दृष्टि से क्या हो सकता है, दो तीन छोटी छोटी बातें कह करके मैं उसको समाप्त करूंगा। तीन धरातलों पर काम करना पड़ेगा। एक वैचारिक धरातल पर काम करना पड़ेगा, सैद्धांतिक धरातल पर काम करना पड़ेगा, दूसरा नीतिगत धरातल पर काम करना पड़ेगा, और तीसरा व्यावहारिक धरातल पर काम करना पड़ेगा। ये तीनों धरातल पर काम होगा तो जाकर के ये जो जिस आंतरिक प्रदूषण की, ये आंतरिक पर्यावरण की बात हमारे, उसके दो तीन छोटी छोटी बातें बताकर पूर्ण करता हूं। एक तो क्या है कि विश्व दृष्टि बदलना पड़ेगा। आज जो हम जिस प्रकार की विश्व दृष्टि के आधार पर सिद्धांत नीतियां बना रहे हैं वो है खंडित यांत्रिक विश्व दृष्टि, फ्रेगमेंटेड मैकेनिस्टिक वर्ल्ड व्यू। हमने सृष्टि को कैसा माना, मशीन माना, मशीन टुकड़ों टुकड़ों में माना। हमारे मनुष्यों ने कहा पहला काम ये करना पड़ेगा, इस विश्व दृष्टि को बदलिए। हमारी विश्व दृष्टि क्या होनी चाहिए, समग्र समन्वित एकात्म विश्व दृष्टि होगी। इंटीग्रेटेड होलिस्टिक इंटीग्रल वर्ल्ड व्यू होगा। एम ब्रह्मास्मि ऐसा कहा ना, सर्वम खलुदम ब्रह्म ऐसा कहा ना, ईशावास्यम इदम सर्वम जगत्याम जगत ऐसा कहा ना। जड़ चेतन में एक ही तत्व है, ये मान करके होगा तो आपके द्वारा जिन अपराधों की चर्चा महर्षि चरक ने की वो नहीं होगा। सब में वही आत्म तत्व है ना। ये पहला काम करना पड़ेगा। एक प्रकृति की ओर देखने की दृष्टि बदलनी पड़ेगी। प्रकृति को पश्चिम के लोगों ने और बाइबल में क्या कहा, चुड़ैल कहा, चुड़ैल, और कहा कि तुम अपनी सुख सुविधाओं के लिए चुड़ैल की चुटिया मरोड़ कर जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उतना एक्सट्रैक्ट करो। तो आजकल ये एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर हो रहा है। जिस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर के बारे में कह रहे हैं, विकास हो रहा है, प्रगति हो रहा है, प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो रहा है, क्योंकि प्रकृति को हमने अपने भोग का साधन मान लिया। इसलिए अपने मनुष्यों ने कहा प्रकृति की ओर देखने की दृष्टि बदलिए। प्रकृति को हमने क्या मां माना ना, देव माना ना। हमारे प्रकृति के भिन्न भिन्न चीजों को या तो देव के रूप में हमने देखा और समझा या माना। इसीलिए तो धरती माता कहा, इसीलिए तो गंगा माता कहा, इसीलिए तो हमने गौ माता कहा, इसीलिए तो हमने पहाड़ देवता कहा। तो ऐसा माना हमने।
सूर्य को देवता माना, चंद्रमा को देवता माना, अग्नि को देवता माना। तो जितने भी ये सब प्राकृतिक चीजें हैं उनको देखने की दृष्टि मां मानकर है या देव मानकर है, तो फिर शोषण नहीं होगा, दोहन होगा। और इसलिए सारी टेक्निक बदलेगी, टेक्नोलॉजी बदलेगी, मेथोडोलॉजी बदलेगी, दृष्टि बदलेगी, तो ये सब काम हमारे द्वारा होने का प्रयत्न होगा। और जिस भारतीय संस्कृति की चर्चा पीछे सिन्हा जी भी कर रहे थे और गजेंद्र जी ने भी कविता के माध्यम से कहा, हमारा अगर विचार करेंगे तो 4 आश्रम है। 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य आश्रय गुरुकुल में वनों में ही होता था। एक गृहस्थाश्रम को छोड़ दें, वानप्रस्थ आश्रम तो वनों में गमन का ही नाम है, और संन्यास आश्रम भी वनों में ही होता था। तो कुल मिलाकर हमारी संस्कृति में वनों का बड़ा महत्व रहा है। अगर अपने देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर कहाँ बसावट हुई उसका विचार करेंगे तो बसावट नदियों के किनारे पर हुई, समुद्र के किनारे पर हुई। तो सारे सभ्यता का विकास जल स्थान को देख करके हुआ। देवताओं का विचार करेंगे, देवताओं के वाहन क्या है, सब देवताओं का विचार कर दे। शिव जी नंदी पर बैठकर जा रहे हैं और विष्णु जी गरुड़ पर, और गणेश जी को तो जरा मोटा वाहन चाहिए इसलिए चूहे के वाहन पर जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ देवताओं के वाहन, उसके कारण एक मैसेज देना चाहते थे हम देवताओं के वाहन के माध्यम से हम। तो कुल मिलाकर भारतीय संस्कृति पर्यावरण प्रेमी संस्कृति है, उसको लाने का फिर से प्रयत्न करना चाहिए। और इसलिए हमको दैनिक व्यवहार में भी छोटी छोटी बातें करके हम जल का संरक्षण कैसा कर सकते हैं इसका विचार करना चाहिए। वेदों में तो सारी गाथा ही है हमारे यहाँ पर। अथर्ववेद में एक पृथ्वी सूक्त है, पृथ्वी सूक्त में 63 मंत्र है। अगर उनको पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा पृथ्वी की इतनी विशेषताओं का वर्णन पृथ्वी सूक्त में कहा है। वो पर्यावरण का शास्त्र ही है। तो हम इस पश्चिम के पर्यावरण को स्टडी करें, अवश्य करना चाहिए, पर उसके साथ साथ भारतीय दृष्टि के पर्यावरण और उसके निवारण के बारे में भी ध्यान दें। मुझे बुलाया, आप लोगों ने सुना, और मैं चूंकि जल्दी में जा रहा हूं इसलिए इन सब कारणों से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बाबू जी के लिए तालियां सब मिलकर बजाएं। गजेंद्र जी 2 मिनट बैठ जाओ ना, आपसे मुझे कुछ काम लेना है। मैंने सभी श्रोताओं को एक बार मैं निवेदन करता हूं, मैंने पवन जी और आदरणीय बजरंग लाल जी के लिए दो पंक्ति लिखी है। निवेदन है, चेतना के मन से हुआ अनूठा यज्ञ चेतना का आज, सजग हुआ हर बैठा कश्मीरियत का सुना इतिहास। पवन जी ने व्याख्यान से किया सभी का धार्मिक प्रदूषण साफ। परम आदरणीय बजरंग लाल जी ने की पर्यावरण की व्याख्या खास। आंसू कवि है सर, कमाल है सर। आप पुलिस में गलत पहुंच गए सर, आप कवियों में आ जाओ। एसीपी सर का बहुत अभिनंदन है। कार्यक्रम कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप लोगों को आज का? अच्छा लगा कि हंसराज रल्हन साहब हमारे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, बड़ा नाम है, भिवानी के सितार हैं। मैं बड़ा स्टार हूं, छोटे स्टार है, स्टार दोनों ही है। इधर से श्री विजय चोपड़ा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तेरापंथ समाज के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये आचार्य महाप्रज्ञ जी के संदर्भ में जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है उसकी प्रेरणा देने वाले विजय चोपड़ा जी हैं। एक बार तालियां बजा के इनका अभिनंदन किया जाए। और इनका सम्मान इसलिए भी होना चाहिए, कल तक ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कल रात को इनको डिग्री मिल गई है पीएचडी की, डॉक्टरेट की, अब ये डॉक्टर विजय चोपड़ा हो गए हैं, तो इनका जोरदार तालियों से सम्मान करना चाहिए। ये सीमा गुप्ता जी हैं और निगम पार्षद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और मॉडल टाउन से आप चुन के आई हैं। और हमारे रवि जी के, मतलब रवि जी इनके वोटर हैं, ये कहना है। अच्छा, आप भी वोटर हैं, जय हो। तो आप अपने वोटर साथ लेके चलती है क्या? बहुत अच्छा। तो एक बार सीमा जी के लिए भी तालियां, नारी शक्ति का प्रतीक है वो। इधर नीरज गुप्ता जी, मेरा बहुत पुराना परिचय है, सरस्वती बिहार के निगम पार्षद हैं, युवा नेता हैं, बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं, तालियां बजा के सम्मान करना चाहिए। ये हमारे चाचा जी हैं, ये सारा धनुष यज्ञ इनकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि ये इधर खड़े हैं,
युगल मल्होत्रा इनके चाचा हैं, मेरे भी चाचा हैं, और ये प्रेरणा देते रहते हैं बच्चों को, बच्चे आगे बढ़ो, बच्चे आगे बढ़ो, इसलिए भी इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। ये मेरे गुरुदेव हैं नरेश सांडिल्य, देश के बड़े दोहाकार। आज जो पुस्तक आपको पढ़ने को मिलेगी आचार्य महाप्रज्ञ की, उसके राइटर कोई है तो नरेश सांडिल्य हैं, यहीं पर आपके सामने उपस्थित है। इनकी पुस्तक सबको मिलेगी पढ़ने के लिए। नरेश सांडिल्य जी बहुत बड़े दोहाकार हैं। एक दोहा समझ लो सिर्फ, छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है, तू चक्कर तो देख। ऐसे बड़े दोहाकार नरेश सांडिल्य इस मंच पर उपस्थित है, मेरे गुरुदेव हैं और बहुत बड़े आदमी हैं, और आज आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। इन सबको हम साहित्य देके और सम्मानित करना चाहते हैं, एक एक को सबको सम्मानित किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। दोस्तों मेरी स्पीड ठीक है ना काम करने की? नाराज तो नहीं हो ना? अब मैं आपको नाराज नहीं करूंगा, क्योंकि हमको जिनको सुनना है वो डॉक्टर भरत झुंझुनूवाला मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मेंटोर हैं, मेरा निर्माण करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर यहां पर बैठे हैं, अर्थशास्त्री हैं बहुत बड़े, भारत की अर्थव्यवस्था की नब्ज जिनके हाथ में होती है। आप उनसे आज कोई भी क्वेश्चन करना, आज भरत जी से खूब मौका मिलेगा लंबी बात करने का आप लोगों को। ये वो सब पेंटर चित्रकार आ रहे हैं, लाओ लाओ सब आओ, सब आओ, जल्दी से आओ, जिन्होंने यहां बैठ के लाइव पेंटिंग की है। ये भारत के बड़े चित्रकार हैं, संस्कार भारती के कार्यकर्ता हैं। ये पेंटिंग देखिए साहब, इनकी इधर आ जाओ, तालियां बजती रहनी चाहिए सब लगातार पेंटिंग्स के लिए, बहुत अच्छे। प्लीज प्लीज प्लीज। आचार्य महाप्रज्ञ जी, प्रकृति, नेचर, तिरंगा, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। सब कश्मीर, क्या बात है भाई, देखिए। हाँ, हमने ये पहली बार प्रयोग किया कि ये उत्सव हो, महाउत्सव हो, तो इसमें कुछ कलाकारों को बुलाया जाए। कैसा लगा एक्सपेरिमेंट ये? कैश वाला विषय, हाँ? ये नोटबंदी। अभी इन सब कलाकारों के परिचय के लिए मैं देवेंद्र खन्ना जी को माइक दे रहा हूं। देवेंद्र खन्ना जी मेरे वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब संस्कार भारती के वाइस प्रेसिडेंट है, और बहुत बड़े चित्रकार हैं खुद। और हमने ये फैसला किया है कि हम चेतना में नए नए प्रयोग करते रहेंगे। ये आपने देखा होगा, पहली बार एक्सपेरिमेंट किया हमने पेंटिंग का। तो एक बार इन कलाकारों का परिचय देवेंद्र जी देंगे, फिर हम इनका सम्मान करेंगे। और ये सारी पेंटिंग्स चेतना को ये उपहार दे रहे हैं। सब चित्रकारों ने कहा कि पेंटिंग आपकी ही है। तो एक बार देवेंद्र जी को माइक दे रहा हूं, ले मुझे दो पेंटिंग। धन्यवाद राजेश जी, आप सबको प्रणाम। मैं देवेंद्र खन्ना इन सबको लेकर राजेश जी के आग्रह पर यहाँ सुबह से हम लोग हैं, और हमें 5 विषय दिए गए थे कि जो आज के कार्यक्रम के 5 विषय हैं, उन 5 पर हमने 2-2 चित्रकारों को निवेदन किया, और उन सब ने 10 पेंटिंग्स बनाई। एक चित्रकार हमारी बाहर है अभी थोड़ी सी। तो सबसे पहले आचार्य महाप्रज्ञ, जिनकी जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं, नंदन जी प्रख्यात स्केच आर्टिस्ट हैं, वर्ल्ड के टॉप लीडर्स आर्टिस्टों का इन्होंने स्केच किया है। माननीय गजेंद्र जी ने इनको इंट्रोड्यूस किया था हमारे साथ संस्कार भारती में, और ये तब से जुड़े हैं। 15-20 मिनट में किसी को भी स्केच कभी भी बनाना हो, नंदन जी को याद कीजिए, ये आपका स्केच बना देंगे तुरंत। बहुत अच्छे बढ़िया चित्रकार हैं। और गौरव जी बहुत अच्छे स्केच आर्टिस्ट भी हैं, साथ में पोर्ट्रेट आर्टिस्ट भी हैं, कुमार गौरव के नाम से प्रसिद्ध हैं, और दिल्ली में एक विद्यालय में पढ़ाते भी हैं इसी विषय को। जितेंद्र कुमार, आप बहुत दिल्ली के जाने माने आर्टिस्टों में से हैं, और सौभाग्य से रेलवे में काम करते हैं, और आप स्टेशन मास्टर हैं पुरानी दिल्ली स्टेशन पर भी, और संस्कार भारती की प्रमुख टीम में प्रमुख आर्टिस्टों में दिल्ली में इनका नाम आता है। राजेश जी का परिचय मैं कराऊंगा ही नहीं। ये मेरी पेंटिंग है। जी जी, दिलराज कौर हमारी महिला प्रतिनिधियों में सबसे अच्छी पेंटिंग्स जो बनाते हैं, उसमें बहुत सारी इनकी एक विशेषता है कि ये प्रकृति पर ही बनाती हैं। आज लाइव है, जल्दी बनाया इनकी, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत सारी पेंटिंग्स है जो सेल भी हुई हैं। तो दिलराज कौर जी ने आप आज का विषय भी लिया है पर्यावरण सुरक्षा। ये 2 पर्यावरण सुरक्षा आपके साथ हैं। भाई साहब ने तिरंगा बनाया 370 को ध्वस्त करते हुए, कश्मीर वैली से जाते हुए तिरंगा जा रहा है।
मूलचंद जैन। मूलचंद जैन मेरे बाल्यकाल के मित्र हैं, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट होने के साथ साथ कमर्शियल डिजाइनर भी हैं। आपकी अपनी एक एड एजेंसी है और इतने व्यस्तता के बीच में से भी आज मैंने इनको बुलाया। उन्होंने कश्मीर विषय पर पेंटिंग बनाई है, आपके मध्य में है, और पूरा कश्मीर उतार के रख दिया। विद इन 2 घंटे भी अभी पूरे नहीं हो हमारे को। राजकुमार घोष, दिल्ली के अच्छे आर्टिस्टों में इनका बहुत अच्छा नाम है। तिरंगा विषय पर आज इन्होंने पेंटिंग बनाई है। दिल्ली गवर्नमेंट के विद्यालय में पीजीटी आर्टिस्ट के नाते से काम करते हैं, बच्चों को लगातार पिछले 25 वर्ष से सिखा रहे हैं। हरदीप कौर ने जो विषय लिया है वो आज सफेद धन का हमने इनको विषय दिया था। हरदीप कौर हमारी एक ललित कला एकेडमी की गढ़ी एक स्टूडियो है, उस स्टूडियो में मूर्तिकार के नाते से भी काम करती हैं और चित्रकार के नाते से भी काम करती है। युवा भी हैं और बहुत परिपक्व, बहुत अच्छे स्कल्पचर्स भी बनाती हैं। तो आज हमारे आग्रह पर हमने बीच में अभी पूरी पेंटिंग पूरी नहीं हुई है, अभी हमारी कई पेंटिंग्स में काम बाकी है, तो भाई साहब ने बुला लिया इसलिए हमने कहा बीच में आते हैं। अनुराधा गुप्ता, आप भी मूर्तिकार और चित्रकार दोनों हैं, आपने कश्मीर विषय लिया है। सूफी जो वहां का संगीत है वह संगीत वादियों में फिर से गूंजने लगा 370 के बाद, ऐसी कामना है। और अपने पुराने मंदिर वहां फिर से हम जाएंगे और वहां दर्शन कर पाएंगे, ऐसी कामना लेकर इस पेंटिंग को बनाया है। ये एक छोटा सा परिचय था मेरी टीम का। और ये पेंटिंग अभी अनकंप्लीट है, लंच तक पूरी होंगी, ये फिर जाएंगे अपनी वर्कशॉप में और वहां काम। आओ ना सर, आओ ना सर। रमेश जी, मैं आपको बार बार आवाज दे रहा हूं, आप हो ही नहीं यहाँ पे। रमेश बंसल साहब आए हैं यहाँ पे, और राजेश बंसल आए हैं क्या? नहीं आए? रमेश बंसल जी के लिए तालियां बजाइए। इनका बेटा है अतुल्य नारायण, उसके लिए तालियां बजाइए। कहां गया अतुल्य नारायण भाई? अतुल्य नारायण जी कहां है भाई? रमेश बंसल जी के, मैं अभी इनके फार्म हाउस पे गया था। 150 के करीब गायें हैं, 32 घोड़े हैं, खरगोश हैं, और चेतना का एक क्लास अनाउंस कर रहा हूं आज मैं। चेतना की एक क्लास इनके फार्म हाउस में होगी, आप सब लोग वहां आइए। देसी रोटी खाने को मिलेगी, मक्खन मिलेगा, गाय का दूध मिलेगा, घोड़े की सवारी मिलेगी, और कोई बकवास करेगा उसको वहीं छोड़ाएंगे। ये एक बालक और है। आज मेरा ध्यान अब युवाओं की तरफ हो रहा है, आपने तो कुछ करना नहीं है, तो मैं बच्चों से बात करता। आजा बेटा, ये IIM शिलोंग का स्टूडेंट है, रमेश बंसल जी का बेटा है। और आपको एक नई जानकारी देता हूं, APJ अब्दुल कलाम जी ने अंतिम सांस शिलोंग में ली थी, और जिनकी गोदी में उन्होंने अंतिम सांस ली थी वो ये बेटा है, चेतना परिवार से जुड़ा हुआ है। नाम है अतुल्य नारायण। कलाम साहब का प्रिय बेटा रहा, ये उनका प्रिय विद्यार्थी रहा। APJ अब्दुल कलाम साहब का कितने लोगों को बात पता है कि चेतना में एक ऐसा विद्यार्थी है जिसकी गोदी में अंतिम सांस APJ अब्दुल कलाम ने ली। मैं चाहता हूं कि 2 शब्द अतुल नारायण भी कहे, एक बार तालियां बजाइएगा अतुल्य नारायण के लिए। First of all, many thanks to Chetan Guruji and all the respected members of Chetna Group. आपको सबको मेरा सादर प्रणाम। I am Shillong के बाद I am a data scientist. I work with artificial intelligence, machine learning. Yes. Many people ask me कि why are you in this field? What is the hype? Why is it this? So I would like to say, अभी के समय में this is one of the most promising technologies in the world. आप टेक कंपनीज की बात करिए, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, all companies are investing heavily in the field of artificial intelligence and machine learning. What I believe is these technologies have the potential to disrupt every industry. जैसे for example, मतलब हम तो काफ़ी समाज की बात कर रहे हैं, रिलीजन की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत कुछ टेक्नोलॉजी से डिसरप्शन आता है। और टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन ह्यूमैनिटी हैज़ एवर फाउंड. इट कैन बी ब्लेसिंग एज वेल एज डिस्गाइज टू अस. तो मुझे ऐसा लगता, जैसे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, कितने लोग रोड एक्सीडेंट्स में डेथ होती है, इफ़ यू हैव सम आइडिया? लगभग हर 4 मिनट में 1% डाइज इन इंडिया, and at least 20 to 40 people get severely disabled due to road accidents. तो like self-driving cars,
सो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मशीन्स को ऐसी एबिलिटीज देना जो कि इंसान की तरह सोच सके, बिहेव कर सके, सीख सके, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड. सो दिस इज द टेक्नोलॉजी आई एम वर्किंग अपॉन. आई बिलीव भारत को फिर से एक बार विश्व गुरु होने का फिर से वो होना चाहिए, एंड वी ऑल वांट दैट टू हैपन. आप लोगों में से भी कोई अगर इस विषय में काम कर रहा है या फिर करना चाहते हैं तो आई वुड लव टू जॉइन हैंड्स. In my free time, I like teaching and mentoring students on this area. Yeah, thank you. IPR एक शब्द सुना आपने? एक बात समझिए, हिंदुस्तान कहां लुट रहा है मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को. मोबाइल फोन आप इस्तेमाल करते हो, इसमें जो हार्डवेयर है वो 1000 रुपए का है. 49,000 रुपए जो एप्पल को देते हैं वो IPR है. बात समझिए. धनपत अग्रवाल जी राजकुमार जी के भाई हैं. धनपति नाम है उनका, हाँ धनपति है. धनपत अग्रवाल जी IPR के एक्सपर्ट हैं, भिवानी के ही हैं, मेरे गांव के. और वो अभी सेमिनार उनको मैंने कहा करने के लिए कि ऐसे लड़के जो हमारे ये अतुल नारायण के जैसे लड़के हैं, आपके घर में IT के इंजीनियर्स बैठे हैं, इन सबको बुला के एक दिन धमकाओ. कर क्या रहे हो तुम लोग? भाई जब हमारे बीच में एक प्राची बंसल एक इंस्ट्रूमेंट बना सकती है तो कोई इंटेलिजेंस की कमी है क्या भारत के पास? करेंगे इस काम को हम लोग. और बहुत अच्छा किया आप लोगों ने. धनपत जी को फिर बुलाया जाएगा, एक बारी फिर सुनेंगे. हम तो एक्सपर्ट लोग आपके बीच बुलाते रहेंगे. आइए मैं कुछ परिचय आपसे और करवा देता हूं. हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत उपस्थित हैं. वो शख्सियत इतनी बड़ी है कि वो मेरे लिए संकट हो गए हैं. संकट इसलिए हो गए हैं कि इतने फ़ोन मेरे पास आते हैं उनके लिए कि आपके मित्र हैं, उनसे मुलाकात करवा दो, मिलवा दो. तो मुझे लगा कि नानक दुखिया सब संसार, और जितने दुखी रोहिणी में है उतने तो कहीं है ही नहीं. क्यों पुष्पेंद्र भाई, आप भी सूची में नाम है क्या शामिल आपका? या आप तो सुखी आत्मा हो, प्रसन्न रहते हो. तो मैं एक बड़ी शख्सियत को पहले आपसे परिचित रूबरू कराता हूँ. उससे पहले वो दोनों बेटियां आ गई जिनका मैं इंतजार कर रहा था. मोदी साहब कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये मुहिम चेतना में आज हमने देखी. हमने एक बेटी का सम्मान किया जिसको भारत सरकार ने 25 लाख रुपए दिए और उसका मॉडल पास किया गया. ऐसी 2 बेटियां और मेरे पास हैं. एक का नाम है तनु, एक का नाम है अंकिता. और इन दोनों ये बहुत अच्छी इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और ये हमारे परिवार की ही हैं. और आज इन दोनों ने एक स्टॉल भी लगाया है बाहर, आप इनके स्टॉल पे जाइएगा. तो ये दोनों हैं, अंकिता हैं और तनु है. इन दोनों का सम्मान करने के लिए मैं अपनी टीम से कहूँगा वे आएँ और सम्मान करें. आ जाओ, क्योंकि उसका पैसा लगता है, GST लगता है ताली के ऊपर. सुरेश भाई भूमि पूजन करके आ गए? मेरे पास सब रिपोर्ट रहती है कौन कहां जाता है. मैं वो टीचर हूं जो चारों तरफ निगाह रखता है. सर आप भी? हाँ मैं भी आता हूं. एक और शख्सियत से मिलवाता हूं. श्री SN आर्या, सत्यानंद आर्या. बहुत बिग पर्सनैलिटी है, पंजाबी बाग का पर्याय है. वो एक स्कूल चलता है पंजाबी बाग में, उसके फाउंडर हैं. बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं. मेरा उनका रिश्ता बहुत पुराना है. हमारे JS गुप्ता जी के मामा जी लगते हैं और मामा का रिश्ता तो बहुत गहरा होता है क्योंकि माँ डबल माँ होती है. मामा के अंदर 2 माएँ होती है मामा में. आइए गुप्ता साहब, सत्यानंद आर्य जी, और सम्मान करेंगे हमारे राजकुमार जी. सत्यानंद जी, ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है जो हम आपको दे रहे हैं सर. हाँ मैं तो आ ही रहा हूं. मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहता हूं श्री अनिल गुप्ता, MCD में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, हमारे बड़े भाई. अंतरिक्ष अपार्टमेंट की भी कायाकल्प कर दी उन्होंने. अंतरिक्ष अपार्टमेंट के भी जनरल सेक्रेटरी हैं. नए नए आइडियाज देते हैं. पर्यावरण की बात हमने की. गुप्ता जी कचरे का निपटारा कैसे किया जाता है इसकी एक्सपर्टाइज है उनके ऊपर, उनके पास है. कल विभा भारद्वाज आई हुई थी दुबई से और मैंने उनके साथ 1-2 घंटे की मीटिंग हुई मेरी, और हम चेतना में एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आ रहे हैं अभी. और हाँ, गुप्ता साहब के लिए मैं आया. सतीश जी का स्वागत है. और आदरणीय का शुभ नाम है राकेश जैन. मुझे लगा कि जैन समाज इकट्ठा होता जा रहा है. ये सब जैन है, मैं उज्जैन हूं. मैं ऊंचा जैन हूं ना. हाँ उज्जैन.
आचार्य महाप्रज्ञ की पुस्तक हम आपको दे रहे हैं सर, जरूर पढ़िएगा इसको, पटका पहना के राके भाई ताली बजाओ जो। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दुनिया के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट ऐसा है पूरी दुनिया जिसमें पाकिस्तान भी फंडिंग करता है, भारत भी फंडिंग करता है, अमेरिका भी फंडिंग करता है, चीन भी फंडिंग करता है। विश्व के 8000 वैज्ञानिक मिलके एक रिसर्च कर रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, परमाणु कैसे बना था, क्या हो रहा था। और ये जो वर्कशॉप है, ये जो लेबोरेटरी है, इसके बाहर अगर किसी का चित्र लगा है तो आपको पता होना चाहिए वो आपके नटराज का, भगवान शंकर का फोटो लगा है। दुनिया ने उसको स्वीकार किया, तो नटराज की प्रतिमा उसके ऊपर लगी है। इसका मतलब नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के अंदर। तो इस बार हमने जब उत्सव की परिकल्पना की तो उसमें पेंटिंग को डाला, उसमें नृत्य को डाला। तो मैं अभी अंबेडकर ऑडिटोरियम में भारत सरकार ने कार्यक्रम किया था, वहां पर मैंने एक नृत्य देखा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो नृत्य देखने के बाद मुझे पता लगा कि वो तो मेरी बेटी निकली। वो मेरे मित्र हैं, भीलवाड़ा के देश के बड़े कवि हैं योगेंद्र शर्मा, उनकी बेटी है। आप देखिए उनका बेटा राजस्थान में वोकल म्यूजिक में गोल्ड मेडलिस्ट, और ऐसी उनकी बेटी अक्षिता दधीच, और भी गोल्ड मेडलिस्ट। तो मैंने कहा कि इस बेटी को, मैंने कहा बेटा मेरा कार्यक्रम है, उसमें आपको कथक की प्रस्तुति करनी है जो आपको यहां आपने की है। उस बेटी ने स्वीकार किया मेरा प्रस्ताव कि मैं अंकल आऊंगी और नृत्य करूंगी जरूर। तो मैं चाहता हूं कि नृत्य की शुरुआत आज हम इस कार्यक्रम के सत्र की शुरुआत नृत्य से करें। और उसके लिए एक बार मैं चाहता हूं कि आप जब तक अक्षिता दधीच मंच पर आए, एक बार सब तालियां बजाइएगा अक्षिता के लिए। धा गे गे धिन चग धिन धिन धा ते धा धिन चग धिन धिन धा गे गे धा गे चग धिन धिन धा ता धा तकिट ता धा ता धा ता धा ता धा तकिट ता धा ता धा ता धा ता धा तकिट ता धा ता धा ता धा तकिट ता धा ता धा ता धा ता धा तकिट ता धा तक तकिट ता धा तकिट ता धा ता धा ता धा ता धा तकिट ता धा तक तकिट ता धा तकिट ता धा ता धा ता धा धा ता तकिट ता धा तकिट धा धा तकिट तक तकिट ता धा ता धा ता धा ता धा तकिट ता धा तक तकिट ता धा तकिट ता धा ता धा ता धा धा ता धा तकिट ता धा तक तक तकिट तकिट तक धा धा तकिट ता धा 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 ता धा ता धा तकिट ता धा तक तक तकिट तकिट तक धा धा तकिट ता धा ता धा ता धा ता धा तकिट ता धा तक तक तकिट तकिट ता धा तक तक तकिट तकिट ता धा तक तक तकिट तकिट ता धा ता धा तकिट ता धा तक तक तकिट तकिट ता धा तक तक तकिट तकिट ता धा तक तक तकिट तकिट ता धा ता धा तकिट 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 ता धा ता धा ता धा तकिट तकिट 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 तक 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 तकिट तकिट दा 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 तकिट 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 दा 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 तकिट 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 दा 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 तकिट तकिट तक तकिट तकिट तक तकिट 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 दा 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 तकिट 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 दा 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 तकिट 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 दा 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 तकिट तकिट तक तकिट तकिट तक तकिट 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 दा 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 तकिट 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 दा 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 तकिट 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 दा 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 धा धिन चग धिन धिन धा ते धा धिन चग धिन धिन धा तकिट धा गे चग धिन ता अधे रत धे तत धे तदे तदे आ
थे दत्त थे दत्त थे ददे ददे ता थे दत्ता थे दत्ता थे तागे तक दिन के दागे न थे तारे ते तात थे ताते थे 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 आरे ते तात थे ताते थे 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 तात तात ताते तात तात ताते तात तात ताते थे 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 ता थे तात आ kada 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 da ge ge tin chakadin tin ta te ta ge te ta ke te ta ke ta the i ta ta te ta de ta de ta de ta 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 de i ta ta te ta de ta de ta de ta ta the a de i ta de ta de ta de ta the de ta de ta the hey ta hey ta hey 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 ta den jagadin den da de ta den jagadin den ta ta den da den the ta da den the ta da den jagadin den da de ta den den ade 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 de 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 datte gadatte gadatte datte 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 de 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 da tagade de da chak dhin 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 tagade de da chak dhin 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 tagade de da ge chak dhin ke da ge ne the गंगं गणपति गज मुख मंगल गिट गिर गिट गिर गिट गिर तुम तत्त थे जय जगवंदन वक्र तुंड धानी धाता वेगन हरन शुभ करन दागिन धागे धूम गिट तुरंग तुरंग गदा देगिन दा तुरंग तुरंग गदा देगिन दा तुरंग तुरंग गदा गंगं गणपति गज मुख मंगल गिट 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 तुम तत्त थे जय जगवंदन वक्र तुंड धानी दाता वेगन हरन शुभ करन दागिन दागे धूम गिट तरुंग तरुंग दरिगन दे तरुंग तरुंग दरिगन दे तरुंग तरुंग दरिगन दा थे तात दा तदग दग 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 दा 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 तिन चकदिन तिन ता ता तिन 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 दा ता दा 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 दे ते दा दे ते दा दा दे ते कड़ दा दे ते दे ता कत्ता दे के ते दा दिन ता कड़ दा दिन ता कड़ दा दिन ता तगिट तगिट दग 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 तगिट तगिट दग 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 दान दा ता दा ता दा ता दा ता दे दर दे ता दे दर दे ते दे 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 तत ता तत ता दत दा 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 ता दिन जगदिन दिन दा ते ता दिन जगदिन दिन दा ते ता जगदिन दिन ता ता अधरी कुकुता अधरी कुकु झन झन धरिक जनक जन धग धग दे दत्ते कुकु जन नन नन धग जन नन नन धरि अदि दे दा ए दो ते चा पा ता दा धरि अदि दे दा ए दो ते चा पा ता दा धरि अदि दे दा ए दो ते चा पा ता दा धागे गे दिन जगदिन दिन धग धग दा गे गे दिन जगदिन दिन दा दे दा गे जगदिन दिन दा धग धग दा ता धग धग दा ता धग धग दा 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 ता ता धग धग दा ता धग धग दा ता धग धग दा दा ta ta da ta ta da ta da ta ge de da ta da ge de da ta da ge de da ta ta da 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 da
मेरा चयन ठीक था क्या? मेरा सिलेक्शन ठीक था क्या? ओके, अब उनका सम्मान करना चाहिए, कितना बढ़िया नृत्य प्रस्तुत किया है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे टीम के लोग आए और सम्मान करें। संस्कार भारती के कोषाध्यक्ष महेंद्र गुप्ता जी को भी चाहूंगा, वो ये सब सारा दिन करते हैं, संस्कार भारती जैसी बड़ी संस्था के कोषाध्यक्ष होते हैं, मेरे बड़े भाई हैं महेंद्र गुप्ता जी। और महेंद्र गुप्ता जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक परिचय छूट गया जो मुझे अंडरलाइन करना चाहिए था। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम दिल्ली में हुआ जिसमें नरेंद्र मोदी जी को बोलना था। शाम को पीएमओ से फोन आया कि मोदी साहब जब आएंगे जब महेंद्र गुप्ता को कमांड दे दोगे प्रोग्राम की। इतना बड़ा कद है उनका। एक बार तालियां बजाइए महेंद्र गुप्ता जी के लिए। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे दोस्त है, ये दोस्त क्या है, 24/7 इनकी मेरी बातचीत चलती रहती है और बड़े भाई हैं। आइए, आप भी आइए साहब। अक्षिता के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। उसके भीतर एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, अभी तो कुछ उम्र नहीं है इसकी। साधना देखिए, आपको तो लगा होगा कि एक बात समझिए, पश्चिम का संगीत आपको रात को सोने नहीं देता। जो सबसे बड़ा पॉप स्टार था अमेरिका का नाम पता आपको क्या था उसका? माइकल जैक्सन। वो क्यों मरा? उसको रात को नींद नहीं आती थी। भारत का संगीत में बाबा सत्यनारायण मौर्य को मैंने बुलाया था एक बार, उन्हें बताया कि मैं इस पूरे ऑडिटोरियम को 10 मिनट में सुला दूंगा, मेरे पास वो संगीत है, आप केवल मुझे सुनना 10 मिनट और सब सो जाएंगे। भारत के संगीत की ताकत यह है। इसलिए कुंभकर्ण हमारे पड़ोस में ही था,